जैसा कि अब हमारा अगला पेपर कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का है। तो ये हम अगला सेट लेकर के आए हैं। पिछला एक सेट हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था, जिसको आप जाकर के वीडियो देख लेना। क्योंकि देखो सेट वाइज क्यों, क्योंकि एमपी में हर एक जिले में अलग अलग सेट से पेपर आती हैं और ना जाने कौन सा सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्या पता आपके जिले में किस सेट से ज़्यादा क्वेश्चन, इसलिए आपको हर एक सेट देख लेना चाहिए जो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो पिछला वीडियो चेक कर लेना और इसमें हम पूरे क्वेश्चन, देखो पूरे क्वेश्चन में कह रहा हूँ 23 तक मैप वर्क के साथ बिल्कुल कैसे करना है इसको। ठीक है, पूरा आंसर अथवा के साथ पूरे के पूरे उत्तर आपको कंप्लीट करवाऊंगा। साथ ही ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे क्वेश्चंस में से, कॉन्सेप्ट में से निकालते हुए चलेंगे, आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। और अच्छी बात, और एक बात, एक पैटर्न समझ आओगे एग्जाम का। ठीक है, तो यह मॉडल क्वेश्चन पेपर पूरा रेडी करके जाना है। और आपके पेपर में इस तरीके से यहाँ पे 75 नंबर का पूर्णांक, एक तो सभी वही बातें हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 8 पेज रहेंगे। इस प्रकार से चीज़ें सारी, बाकी निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ हैं, 2-2 अंक की हैं, 3-3 अंक की है। ठीक है, हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। भाई कह रहा है स्टार्टिंग से ये सही विकल्प आ जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं। सो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अगला पेपर अपना साइंस का है और लास्ट पेपर है, एकदम बढ़िया तरीके से करके आना। फिर आईटी के लिए भी हम तैयारी करेंगे। ठीक है, सो आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, कह रहा है भाई सही विकल्प चुनकर के लिए आपके 6 नंबर के स्टार्टिंग में आते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ठीक है, 97, 25 पूर्व, या फिर देखो इस तरीके से ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देंगे। यहाँ पे 82, 32 पूर्व लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे पूर्वी देशांतर, वो भी सबसे ज़्यादा। ठीक है, सर्वाधिक बात करी जाए तो वो पे आपका हो जाएगा ये। ठीक है, ये आ नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है स्पिरिट ऑफ द लॉज, कानून की आत्मा पुस्तक किसने लिखी। ठीक है ना, स्पिरिट ऑफ द लॉज, लॉज बोले तो कानून है ना, नियम। ठीक है, इसकी आत्मा। ठीक है, स्पिरिट ऑफ द लॉज, इस पुस्तक के जो लेखक कौन है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक या नेपोलियन। सो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानून की आत्मा यानी कि स्पिरिट ऑफ द लॉज लॉज। नेक्स्ट है भारत की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है। ठीक है, औपचारिक प्रधान कौन होता है, कार्यपालिका की बात कर रहा है, सो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल है, कृषि, विनिर्माण, संचार या फिर मत्स्य पालन। सो देखो संचार रिलेटेड यानी कि सेवाओं से रिलेटेड जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो आती हैं आपकी कहाँ पे, तृतीय सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, अगला कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उनको अदर एक नाम दिया जाता है, सदाबहार, मानसूनी या मैंग्रोव या पर्वतीय। ठीक है, तो कटिबंधीय पर्णपाती वन ये आपके जाने जाते हैं आपके मानसूनी वनों के नाम से। ठीक है, तो ये मानसूनी हो जाएगा। अगला दिया गया है बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, केरेंस्की, लेनिन, स्टालिन या जार निकोलस। तो जो अगर हम बात करें बेल्शेविक पार्टी के नेता की, तो लेनिन इसके प्रमुख नेता के रूप में जाने गए। ठीक है, बाकी इस प्रकार से और क्वेश्चन यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए इसी प्रकार से आपको इनके आवासा में लगा लेने। ठीक है, आगे रिक्त स्थान में बढ़ते हैं। 6 नंबर के रिक्त स्थान हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। भाई कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नाम खालिस्तान है। सो लोकतांत्रिक देश अगर विश्व में सबसे बड़ा कोई है तो वो है भारत यानी कि इंडिया। ठीक है, भारत आंसर इसका लिख दोगे। अगला, भारत में मानसून का आगमन खालिस्तान महीने में होता है। तो देखो मानसून जो है हमारा ना, मानसून हमारा जो है जून में आ जाता है। ठीक है, जून महीने में यहाँ पे हमारी मतलब बारिश का जो मौसम बनना स्टार्ट हो जाता है, तो जून महीने में लगभग यहाँ पे मानसून का आगमन हो जाता है। अगला कह रहा है खालिस्तान क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी, आपने क्या पढ़ा अपने में, फ्रांसीसी क्रांति जो थी इसमें क्या हुआ, इसके पश्चात लोगों को क्या हुआ, लोगों में स्वतंत्रता, ठीक है, समानता और बंधुत्व का नारा एक तरीके से मिला इससे। अगला कह रहा है कि काम के बदले अनाज योजना खालिस्तान वर्ष में आई थी, तो सन 2004 में। ठीक है, काम के बदले अनाज योजना 2004 में आई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी खालिस्तान से निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, तो गंगोत्री इसका आंसर याद रखिएगा। ठीक है, गंगोत्री मेनली आंसर यही है, गंगोत्री, या फिर हिमानी लिख सकते हो या ग्लेशियर से हिमालय के। ठीक है, अगला कह रहा है मैन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है, तो ये एडोल्फ हिटलर की। ठीक है, हिटलर आप लिख दोगे सिंपली तो आप यहाँ पे सही रहेगा, आपका हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी इस प्रकार से 6 हो जाती हैं, ये इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, सत्य असत्य में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य कह रहा है, कह रहा है सुइज नहर 1869 में जो है खुली थी, सही है या गलत है, सुइज नहर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यहाँ पे आपको सत्य लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रत्येक मतदाता को एक वोट और एक मूल्य का अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही है, एक वोट और एक मूल्य का अधिकार है। पालमपुर में खेती के लिए भूमि स्थिर है। ठीक है, भूमि की बात कर रहा है लेकिन पालमपुर में भूमि स्थिर है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, स्थिर है बिल्कुल सही। चेरापूंजी दक्षिण भारत में स्थित है, तो ये बिल्कुल से यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। चेरापूंजी कहाँ पर है, चेरापूंजी पूर्व साइड है, यानी असम साइड है। ठीक है, मेघालय में है चेरापूंजी। ठीक है, तो ये आंसर याद रखना। अगला है 1917 में जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र दिया था, 1917 की बात कर रहा है, तो इन्होंने दिया था, बिल्कुल से सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला
अगला है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक हो जाते हैं कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, आपके 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाती हैं सही जोड़ियाँ। ठीक है, सभी लोग लाइक कर दें यार, लाइक कम है और देखने वाले ज़्यादा हैं, तो लाइक करें थोड़ा बहुत तो। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में सही जोड़ी मिलाइए। नेपोलियन की हार, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, तो नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी वाटरलू के युद्ध में। ठीक है, तो पहले का आंसर याद रखना ये। ठीक है, नेक्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैस्ट, ये किसकी रचना है? ये रूसो की रचना है। ठीक है, रूसो यहाँ पे सेकंड की यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम, जिसे FCI भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो 1993 के अंतर्गत कह सकते हैं ये यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, यहाँ से फोर्थ का हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक इसके सामने ही है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर राज्य वो हमारा केरल है, और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये 5 6 हमारी सही हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही लगा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से मैचिंग दी गई है। अब आ जाते हैं हमारी एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रहा है, ये कहाँ पर है? देखो, ये भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, कौन? बैरन। ठीक है, जो ये गाना चल रहा है ना अभी, बैरन। ठीक है, वो बैरन ज्वालामुखी, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, बैरन ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पर भैया? जो कि है अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अपन को इससे खतरा नहीं भाई, बहुत दूर है अपन भाई MP वाले। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आपने मैप में देखा ही होगा भाई। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, अगला कह रहा है कि टाइड क्या था? ठीक है, टाइड क्या था ऐसा पूछ रहा है। सो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला जो है धार्मिक कर हुआ करता था एक तरीके से। ठीक है, तो चर्च द्वारा वसूला जाने वाला, ठीक है, वसूला जाने वाला धार्मिक कर। ठीक है, धार्मिक टैक्स, धार्मिक कर। ठीक है, कर बोले तो टैक्स। ठीक है, तो ये था एक तरीके से। ठीक है, चंदा कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला तीसरे नंबर कह रहा है इसमें कि भारत में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसके हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है? ठीक है, तो देखो, कोई भी कानून है वो सदन में पारित हो जाता है, उसके बाद किसका हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए तब वो कानून बनेगा? तो राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। अगला आ जाता है अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ग के लिए है? तो ये यहाँ पे निर्धनता के नीचे, ठीक है, निर्धनतम वर्ग के लिए है एक तरीके से। ठीक है, निर्धनतम। ठीक है, निर्धनतम लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते थे आपकी गरीबों में सर्वाधिक गरीब। ठीक है, जो निर्धनतम श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है? तो उसे हम मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, मृत्यु दर कहते हैं, इसकी परिभाषा याद रखना मृत्यु दर की। कह जाएगा कि मृत्यु दर क्या है, तो लिख देना एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की जो संख्या उसे मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल होते थे? द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है, तो इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें ब्रिटेन शामिल था। ठीक है, ब्रिटेन हो गया। ठीक है, और दूसरा एक था फ्रांस कह सकते हो। ठीक है, फ्रांस हो गया। ठीक है, और इसमें अमेरिका भी शामिल था। ठीक है, अमेरिका भाई युद्ध में ना हो ऐसा हो सकता है, देखो अभी भी लगा पड़ा है। ठीक है, अमेरिका हो गया, और सोवियत संघ हो गया। ठीक है, सोवियत संघ हो गया। ठीक है, सोवियत संघ हो गया। तो ये सारे जो देश थे वो युद्ध में शामिल थे, इस तरीके से बात कर सकते हो, ये मित्र राष्ट्र के तौर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन। अब बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अब है समझने वाला खेल भैया। थोड़ा यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप थ्योरी करते चलोगे तो ऑब्जेक्टिव बनते रहेंगे। ठीक है, 6वें में कह रहे हैं भारतीय मरुस्थल की यानी कि थार की 2 विशेषताएं लिखिए। यानी कि थार डिजर्ट जो है ना इंडियन, ठीक है, उसकी विशेषताएं लिखनी है। भारतीय मानक समय IST किस देशांतर रेखा से लिया गया है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, आंसर दिया गया है यहाँ पे थार की विशेषता। यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है और बालू के टीलों से ढका हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगी थार की विशेषता एक। और यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और जलवायु शुष्क है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे यह मिर्ज़ापुर से गुजरती है, उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर से, यमोत्तर से माना गया है। ठीक है, इसका जो भारत का मानक समय है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर रखना। अगला आ जाता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है? कोई एक अंतर आपको लिखना है। और दून किसे कहते हैं? ठीक है, दून किसे कहते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट में अंतर लिखना है। ठीक है, ये आ जाता है 7वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे। पश्चिमी घाट सतत और ऊंचे हैं, जबकि पूर्वी घाट क्या है? कटी फटी श्रृंखला है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इन्हें काट दिया जाता है। मतलब पश्चिमी घाट क्या होते हैं? ऊंचे, एक तरीके से पश्चिमी घाट ऊंचाई पर हैं, और पूर्वी घाट क्या है? कटी फटी श्रृंखलाओं के रूप में बंगाल की खाड़ी की ओर हैं। ठीक है, कह रहा है कि अथवा में क्या था भाई? दून किसे कहते हैं? ठीक है, दून देख लो यहाँ पे, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटियों को दून कहा जाता है। उदाहरण देहरादून, ठीक है, कोटली दून। ठीक है, इन्हीं के कारण इनका नाम है दून दून पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जो हिमालय और शिवालिक है इनके बीच जो स्थित घाटियाँ हैं उन्हें दून कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे। अगला कह रहा है नदी प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए और झीलें मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, झीलें क्यों महत्वपूर्ण है भैया? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। आपको देखो यहाँ से देख लेना है, ये रहेगा आपके 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखो यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे
नदी प्रदूषण के कोई दो कारण यहाँ पे उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट हो गया, रसायन हो गए, घरेलू सीवेज हो गया है ना, कचरे का नदियों में विसर्जन हो गया सीधा ही, ठीक है। तो ये नदी प्रदूषण के कुछ कारण हैं। बाकी झीलें क्यों जरूरी हैं भाई, तो झीलें नदियों के बहाव को सुचारू बनाती हैं, बाढ़ को रोकती हैं, जल विद्युत उत्पादन में सहायता करती हैं, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो ये चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं 9वें नंबर में भाई, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान था, लिखिए। और फ्रांस में क्रांति के समय महिलाओं की स्थिति कैसी हुआ करती थी, ठीक है। तो इसको लिखना है आपको। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा आपके 9वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जो रूसो, मोंटेस्क्यू और बाल्टिया जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समान नियमों और राजा के दैवीय अधिकारों के विरोध में विचार फैलाए, जिससे क्या हुआ, लोगों को क्रांति की प्रेरणा मिली। तो ये कुछ यहाँ पे क्रांति के इसके यहाँ पे कारण थे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति थी फ्रांसीसी क्रांति के समय। तो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका के लिए काम करती थी, सिलाई बुनाई, सब्जी बेचना, ठीक है, ये काम वो उस समय कर रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 10वें नंबर का, कह रहा है अक्टूबर क्रांति क्या थी, ठीक है। अक्टूबर 1917 में अक्टूबर क्रांति हुई थी, ये सन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा मैं कह रहा है स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम क्या था, ठीक है। स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम क्या था ये देख लेना। यहाँ से कह रहा है भाई कि जो यहाँ पे अक्टूबर क्रांति थी, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद में अंतरिम सरकार को हटाकर के सत्ता पर कब्जा कर लिया। यह विश्व की पहली समाजवादी क्रांति थी, जो कि यहाँ पे अक्टूबर में हुई थी, तो अक्टूबर क्रांति के नाम से इसे जाना गया, ठीक है। अथवा मैं था आपका यहाँ पे कह रहा था स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम क्या था, ठीक है। तो ये था यहाँ पे अनाज की कमी को दूर करने के लिए मिला करके विशाल सामूहिक खेत यानी कि कोलखोज बनाए गए, जिस पर किसान मिलकर खेती करते थे। तो यही इनका समूहीकरण कार्यक्रम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र के पक्ष में दो तर्क दीजिए और एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल, इसका क्या अर्थ है, इसको समझाइए, ठीक है। तो लोकतंत्र के दो पक्ष में दो तर्क हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको देख लीजिएगा, ये रहेगा आंसर 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखो, यह शासन का अधिक जवाबदेह रूप होता है लोकतंत्र। यह मतभेदों और टकरावों को संभालने का बेहतर तरीका उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो जनता सवाल पूछ सकती है सरकार से, ठीक है। तो ये जवाबदेही का एक स्वरूप होता है लोकतंत्र, ठीक है। अथवा में था आपका कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल, इसका अर्थ क्या है। तो हर लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो एक वोट का अर्थ क्या होगा, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है, ठीक है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अगले में कह रहा है भाई कि संविधान सभा क्या है, लिखिए, और रंग भेद क्या था, ठीक है। संविधान सभा क्या है, चलिए भाई देखो, संविधान सभा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कह रहा है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है, संविधान सभा कहलाती है, ठीक है। तो जो संविधान सभा को जो संविधान नामक कानून को बनाने का काम करे वो संविधान सभा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी अथवा में क्वेश्चन था आपका रंग भेद क्या था, रंग भेद नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल के आधार पर यानी कि भेदभाव करने वाली विशिष्ट प्रणाली को रंग भेद कहा जाता था, जिसमें अशिक्षितों को अधिकारों से वंचित रखा जाता था, यानी कि जो काले वर्ण के लोग हुआ करते थे, काले रंग के, उनके साथ यहाँ पे एक तरीके से दुराचार किया जाता था। अगला क्वेश्चन आ जाता था कि चुनाव अभियान क्या है, चुनाव अभियान के बारे में लिखिए। अथवा कह रहा है आचार संहिता क्या होती है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे आचार संहिता, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा से लेकर के मतदान की तारीख के बीच का समय, जिसमें पार्टियां और उम्मीदवार अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाती हैं, ये जो समय होता है वो चुनाव अभियान का, इलेक्शन कैंपेन कहलाता है। बाकी अथवा में था आपका जो आचार संहिता, तो चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले नियमों और दिशा निर्देशों का समूह जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। तो ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे उस समय यहाँ पे क्या नहीं किया जा सकता, कई सारे यहाँ पे रूल रेगुलेशन होते हैं जिनको यहाँ पे मानना होता है, तो वही आचार संहिता समय होता है चुनाव के पहले का समय, ठीक है। आगे आ जाता है आपका भौतिक पूंजी के दो प्रकार कौन कौन से हैं उनको लिखिए, और मानव और भौतिक पूंजी, मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ क्यों है, इसको लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन देख लोगे यहाँ से। देखो ये रहेगा 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखो ये रहेगा स्थायी पूंजी औजार, स्थायी पूंजी के उदाहरण कुछ हो जाते हैं, जैसे देखो स्थायी पूंजी के दो प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। यह है औजार, मशीन, भवन आदि, ठीक है। कार्यशील पूंजी कच्चा माल, नगद, पैसा, ठीक है, तो ये हो जाते हैं। बाकी अथवा में था आपका यहाँ पे कि मानव पूंजी कैसे श्रेष्ठ है भौतिक पूंजी से, क्योंकि मानव पूंजी ज्ञान और कौशल ही भूमि और भौतिक पूंजी का एक तरीके से उपयोग कर सकती है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते जब तक उसमें मानव पूंजी यानी कि उसका ज्ञान और कौशल ना लगा हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, और अथवा में कह रहा है, अथवा में क्वेश्चन आ जाता है तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसको आपको लिखना है, ठीक है। सो यहाँ से आपको इसका आंसर देख लेना, ये रहेगा 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। स्वस्थ व्यक्ति अधिक क्षमता और उत्साह को काम कर सकता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। अस्वस्थ व्यक्ति देश के लिए बोझ बन सकता है। तो यही एक तरीके से मानव पूंजी निर्माण में सहायक होती है। और ये क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो तृतीयक क्षेत्र यह क्षेत्रक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाओं का सृजन करता है, जो उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती हैं, जैसे परिवहन सेवाएं, शिक्षक सेवाएं और बैंकिंग सेवाएं वगैरह, संचार सेवाएं हो सकती हैं। तो इसमें आती हैं ये सेवा, ठीक है।
अगला है कि युद्धों से, ठीक है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, ठीक है। अथवा में कह रहा है कि जावा के कलांग समुदाय की क्या विशेषता थी, इसको लिखिए, ठीक है। तो जावा के कलांग समूह और युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, इन दोनों को लिखना है, ठीक है। अब देखो भाई, ये रहा 16 का उत्तर। युद्ध के दौरान, सॉरी अब दिखेगा आपको, युद्ध के दौरान की ज़रूरतों के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है। कभी कभी दुश्मन को छिपने से रोकने के लिए भी जंगल जला दिए जाते हैं, जैसे सोर्च्ड अर्थनीति हो गई, ठीक है। तो ऐसी कुछ नीतियाँ होती थी, ठीक है, यही यहाँ पे ये इससे जंगल प्रभावित होते थे, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता था कि दुश्मन से छिपने के लिए जंगल ही जला दिए गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ था, इसीलिए जंगल प्रभावित हुए युद्ध के कारण, ठीक है। अगला था आपका कलांग वाला, ठीक है। तो कलांग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान हुआ करते थे, है ना। अभी सागौन की कटाई में इतने दक्ष थे कि डच उपनिवेशवादियों के लिए उन पर नियंत्रण करना चाहा, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा। अगला कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, लिंग अनुपात क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सेट के लिए, ठीक है। देखो ये रहेगा आंसर यहाँ पे 17 का। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं, या समाज में लैंगिक समानता का सूचक होती है एक तरीके से, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना। बाकी अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहाँ से कह रहा है हिटलर ने लोगों को नात्सी विचारधारा ढालने के लिए क्या उपाय किए, ठीक है। अथवा में कह रहा है कि नात्सियों ने प्रचार का सहारा कैसे लिया, ठीक है, जो प्रोपेगेंडा था उन्होंने कैसे यहाँ पे किसका सहारा लिया। तो ये 18 का आंसर आपको यहाँ पे देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है कि शिक्षा में बदलाव किया हिटलर ने, युवा संगठन बनाए, ठीक है ना। 10 वर्ष के बच्चों के लिए योग फोक और 14 वर्ष के लिए हिटलर यूथ जैसे संगठन बनाए, ठीक है। योग फोक क्या था, एक संगठन था, ठीक है, जिसमें जो बच्चों का संगठन था, जिसमें बहुत सारे युवा थे, ठीक है। स्कूलों पर नियंत्रण किया, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर हिटलर ने करी, ठीक है, नात्सी विचारधारा को लाने के लिए, ठीक है। अगला अथवा में क्वेश्चन था, नात्सियों ने किस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया भाई, क्या चीज़ से उनकी भाई। तो ये 18 का टोटली आंसर आपको देख लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन, कह रहा है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अंतर करना है, और राष्ट्रपति की शक्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, कोई 3 वर्णन करना है आपको राष्ट्रपति की शक्तियों का। तो 19 का आंसर आपको यहाँ से देख लेना है, ये रहेगा पहले। तो 19 का यहाँ पर पहले का आंसर देख लो, यहाँ पे कौन सा, कार्यपालिका और स्थायी पालिका में अंतर, ठीक है। देखो कार्यपालिका का कार्यकाल जो होता है, राजनीतिक कार्यपालिका में एक मंत्री निश्चित 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, ठीक है। और जबकि स्थायी कार्यपालिका में लंबे समय तक सेवारत रहते हैं, जैसे आईएएस वगैरह हो गए, ठीक है। जवाबदेही की बात करें तो राजनीतिक कार्यपालिका जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जबकि स्थायी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती है कि हाँ जवाब देना ही पड़ेगा। और शक्ति के दौरान बात करें तो शक्ति है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजनीतिक कार्यपालिका के पास होती है, स्थायी कार्यपालिका उन्हें सलाह और सहायता देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों को समझाइए, और भारत में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, ठीक है, इसको लिखिए, ठीक है। तो ये हमारा 20वां क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। देखो ठीक है, इसका तो हमने आंसर देखा ही नहीं, राष्ट्रपति की शक्तियों का, हाँ ये रही राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। तो ये रहेगा 20 के, पहले 19 के अथवा का, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ होती हैं, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ होती हैं, आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। तो ये आंसर आप याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है ये 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से देख लेंगे आप। यहाँ पे पहले में क्या कह रहा था, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जो कि स्थल और गर्म जल का गर्म होना, ठीक है। और सेकंड कारण है जेट धाराएं जो कि जेट पवनें हो गई, ठीक है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हो गए, ठीक है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे मानसून को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। बाकी अथवा में था भारत में जो पादप और जीव संपत्ति है, इसकी सुरक्षा क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर भी दिया गया अथवा का, ठीक है। पारिस्थितिक संतुलन के लिए, आर्थिक महत्व के लिए, विरासत के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है 20 के उत्तर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आपके 21 के आंसर की ओर। 21 में कह रहा है भाई भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, के अंतर्गत नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं, ठीक है भाई, आपको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं आपको वो लिखना है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो जो हम यहाँ पे मेनली हमें याद होनी चाहिए वो आप बिल्कुल से देख लो। यहाँ पे देखो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। अपने विचार और मतलब सीधी बात है, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की, यानी कि व्यक्त करने की, बताने की, बोलने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, है ना, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का अधिकार आपको प्राप्त है। संगठन बनाने का अधिकार है, ठीक है। अपना संघ या समूह बनाने की आज़ादी है, ठीक है। भ्रमण की स्वतंत्रता है, किसी के देश के किसी भी हिस्से में, है ना, बरूक टुक घूमने का अधिकार है आपको, ठीक है। निवास की है, कहीं भी आप रह सकते हैं देश में, ठीक है। पेशा चुनने की स्वतंत्रता है, कोई भी काम धंधा या व्यापार करने का अधिकार है आपको, ठीक है। तो ये कुछ स्वतंत्रता हैं 19 अनुच्छेद के अंतर्गत आपको यहाँ पे, ठीक है। अगला कह रहा था मौलिक अधिकारों का महत्व लिखिए, क्या आपातकाल में इन्हें स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की बात करें, जब आपातकाल में राष्ट्रपति शासन होगा तो इन्हें स्थगित किया जा सकता है क्या। देखो कह रहा है मौलिक अधिकार, इनका महत्व क्या है, पहले तो महत्व देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है भाई मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। ये न्याय योग्य हैं, यानी इनके हनन पर कोर्ट जा सकता है, ठीक है। सीधे हम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमें इसके खिलाफ कोई भी यहाँ पे हमारे साथ हनन होता है। आपातकाल में अगर बात करें
तो हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की भूमिका स्पष्ट कीजिए। भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है, एफसीआई भारतीय खाद्य निगम, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कह रहा है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य पर एक टिप्पणी लिखी। ठीक है, ग्लोबल जो पॉवर्टी सिनेरियो है ना, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे, ये रहेगा आपका यहाँ पे 22वें का उत्तर। पहले तो 22 का उत्तर देख लो कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई की क्या भूमिका है। तो अधिप्राप्ति की है, बफर स्टॉक की है, वितरण की है, मूल्य स्थिरता की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अधिप्राप्ति बोली तो एफसीआई किसानों को से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसे कहते हैं, इस पर क्या करती है, गेहूं और चावल खरीदता है, जिससे किसानों को सुरक्षा मिलती है। बफर स्टॉक कह सकते हैं या खरीदे गए अनाज का भंडार होता है एक तरीके से। बफर स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ से देख लेना, ये रहेगा आंसर आपका। गिरावट, क्षेत्रीय असमानता, नई चुनौतियां, इसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ आंकड़े इसके दर्शाए गए हैं ना। तो विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन करने वाले लोग अत्यधिक निर्धन माने जाते हैं। ठीक है, मतलब जो इतने से कम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, 100-200 रुपए से कम खर्च कर रहे हैं, वो अत्यधिक निर्धन माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन यहाँ पर मानचित्र की ओर। कह रहा है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए कोई 4। अनाई मुंडी पर्वत चोटी, छोटा नागपुर का पठार, सांबर झील, कोंकण तट हो गया, और अथवा में ये सारे कह रहे हैं नंगा पर्वत, मालाबार तट और कावेरी नदी और गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, ये सारी कहाँ पर हैं चीज़ें। चलिए हम देख लेते हैं मैप में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको मैप में इसी प्रकार से करना होगा। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें पूछी गई। देखो मैं पहले बता देता हूँ आपको, फिर मैप दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो अनाई मुड़ी जो है दक्षिण भारत में केरल में है। ठीक है, अब देखो छोटा नागपुर का पठार हमारे झारखंड में है। ठीक है, सामर झील राजस्थान में है, कोंकण है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बस पहले तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, अब देखो ये सांबर झील राजस्थान में यहाँ पे हो गई, ये नंगा पर्वत यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो गया, छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में हो गया। ठीक है, ये कोंकण तट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मालाबार तट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अनाईमुड़ी माउंटेन पीक हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वही यहाँ पे भी दर्शाई गई है, और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे जैसे गोरा खासी जयंतिया हिल्स हो गई वो यहाँ पे हैं। ठीक है, ये रही है यहाँ पे। ठीक है, और एक कावेरी रिवर हो गई, देखो यहाँ पे देखो ये दर्शाई गई कावेरी रिवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें कर लेना एक बार। ठीक है, इस प्रकार से आप इन्हें अच्छी तरीके से करके आओगे। आई होप आपने इन्हें अच्छी तरीके से देख लिया होगा। इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए जा करके। और हम पूरे के पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर को रेडी कर चुके हैं, तो आप लोग सभी जल्दी से इसके सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरा सेट आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।